बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नदीम हालोदी, आपका होस्ट। ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जनाब एजाज महमूद साहब के साथ आज हम इनसे बातें करते हैं, इनकी पुरानी यादगार तस्वीरें देखते हैं और इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज भाई। वालेकुम सलाम लोधी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल है 1984 में भी जब हमने गोल्ड मेडल जीता था तो 14 अगस्त आ रही थी, हमने मैच जीता था 11 अगस्त को। तो ये हमने गिफ्ट दिया था पाकिस्तान को, जो जिसके अंदर ब्रिगेडियर आतिफ साहब, मंजूर जूनियर साहब ने बाकायदा ऐलान किया था कि ये गिफ्ट है पाकिस्तान को उसकी आजादी का। ये आपने हॉकी कब और कैसे शुरू की? लोधी भाई, मेरे ख्याल है हॉकी के अंदर कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो पार्टीशन से पहले खेल रही थी, जिसमें मेरे वाले साहब हैं। उन्होंने ये हमारे फैमिली हॉकी गेम था। मेरे वाले साहब ने 2 ओलंपिक्स खेले हैं, 1948 और 52 पाकिस्तान की तरफ से। और जब मैं बड़ा हो रहा था, पैदा हुआ, उसके बाद मेरा ख्याल है कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में कोई और चीज तो स्पोर्ट्स की मैंने हाथ में कभी नहीं पकड़ी। तो मेरे ख्याल है डे 1 से मेरे हाथ में हॉकी थी। तो एक पैशन था। वाले साहब की हमेशा तस्वीरें देखते रहते थे, और वाले साहब जो हैं वो कस्टम की टीम के उस वक्त मैनेजर होते थे। तो मेरा जो बचपना है वो आप ये समझें कि उस वक्त के जो जितने भी प्लेयर्स हैं, सुपरस्टार्स उस जमाने के, उनके साथ मेरा उठना बैठना, जब वो मुझे लेके चलते थे। तो एक हॉकी का एक पैशन था जो बचपन से था। फिर उसके बाद 1979 से मैं स्टार्ट करूंगा। स्कूल में हॉकी खेलते रहे, कॉलेज में हॉकी खेलते रहे। उसके बाद 1979 से मैं स्टार्ट करता हूं अपना जो फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स गेटिंग इनटू प्रोफेशनल हॉकी। 79 के अंदर जो है पीआईए की कोल्ड्स टीम बनी, जो नूर खान साहब ने सिलेक्ट की, जिसके अंदर जो हमारे जो उस वक्त मैनेजर्स थे उसमें सद मलिक साहब थे, सईद अनवर साहब थे। उन्होंने हमें सिलेक्ट किया था, और 79 से ऑनवर्ड्स मैं पीआईए के साथ हूं। और ये वो 79 और 80 के वो लड़के हैं, अरसलान, जो कोल्ड्स में, पीआईए कोल्ड्स में सिलेक्ट हुए थे। और जो उसमें से 84 ओलंपिक्स के अंदर जो हम जीते हैं, उसके अंदर से तकरीबन 9 लड़के वो हैं जो पीआईए कोल्ड्स के थे। तो ये एक बहुत बड़ा एक पीआईए एक सपोर्ट थी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए। पास्ट में हमसे पहले भी इसी तरीके से होता रहा। और जब हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पीआईए को रिप्रेजेंट किया, तो यही हमारी जितनी भी, अगर आप मतलब अचीवमेंट्स देखते हैं, तो उसके पीछे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की हार्डवर्क, उस जमाने के जितने भी कोचेस थे, जो ऑफिशियल्स थे, उनका हमारे साथ बर्ताव बिल्कुल बच्चों की तरह होता था। और हार्ड वर्किंग लोग, कोई किसी किस्म की कोई उनकी ख्वाहिश नहीं होती थी। सिर्फ ये ख्वाहिश होती थी कि हम पाकिस्तान टीम जो है वो पोडियम के ऊपर जरूर आए। उस जमाने में तो ये होता था कि अगर दूसरे नंबर पे भी आ जाए तो हम लोगों को पत्थर मारते थे लोग। तो जो रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट हमारी कौम की उस वक्त नंबर 1 की ही होती थी, और हम लोग कोशिश करते थे कि नंबर 1 ही आए। तो नंबर 2 पे भी बड़ी मार पड़ती थी हमें, लोधी साहब। बिल्कुल याजी भाई, ऐसी है। मुझे याद है उस वक्त कस्टम और पीएए जो है ना, सिर्फ 2 टीमें ऐसी होती थी जो पाकिस्तान में नंबर 1 और नंबर 2 नेशनल चैंपियनशिप में होती थी। और जितने भी प्लेयर्स होते थे नेशनल और इंटरनेशनल, सारे के सारे कस्टम और पीएए की होते थे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये 80s की बात आपको कर रहा हूँ, अर्ली 80s की, कि पीआईए के पास जो डिफेंस थी वो पीआईए के पास होती थी, वही पाकिस्तान की डिफेंस होती थी। और जितनी भी फॉरवर्ड लाइन थी वो कस्टम के पास होती थी, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम कलीमुल्ला, ठीक है, फिर हसन सरदार, हनीफ खान साहब, समीउल्लाह साहब। ये मतलब बहुत बड़ा नाम थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा पीआईए जीत जाया करती थी। हमारे पास 2 ऐसे फॉरवर्ड्स थे जो हमें हमेशा सपोर्ट करते थे, और पीआईए को डाई हार्ड किस्म के, एक मंजूर जूनियर साहब और एक सईद खान साहब। ये हमारे इनर्स होते थे, और इनकी वजह से हमें बड़ा फायदा होता था। ये बड़े उस वक्त के बहुत बड़े नाम हैं ये। तो याजी भाई, आप मुझे ये बताएं, कोई ऐसा यादगार वाकया जब आप ओलंपिक्स के लिए जा रहे थे या ओलंपिक्स के नज़दीक नज़दीक थे। मुझे याद है 25 जुलाई को या 24 जुलाई को आप लॉस एंजल्स ओलंपिक्स के लिए ट्रैवल किया था आपने।
क्योंकि 28 जुलाई से जो है ओलंपिक स्टार्ट हो रही थी। कोई जहाज में वाकया हुआ हो या कोई ओलंपिक्स विलेज में कोई ऐसा वाकया हो? लोधी साहब, वाकये तो इतने हैं कि अगर वो बताना शुरू करेंगे तो शायद टाइम नहीं होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी जो ये जो जो भी हमारा टीम थी, ब्रिगेडियर आतिफ और ज़काउद्दीन साहब, मंजूर जूनियर साहब और हमारे ये जितने सीनियर्स थे, हम लोग तो यंगस्टर्स थे उस जमाने में, मैं सबसे छोटा था उस वक्त। तो आप ये समझिए कि इन्होंने हमें ऐसे ज्वाइंट करके रखा हुआ था, एज अ फैमिली रखा हुआ था। हम लोगों को कहीं छोड़ते नहीं थे। हमें मतलब जब हम ग्राउंड पे हमें सिर्फ हॉकी डिस्कस होती थी, सिर्फ हॉकी के बारे में बताया जाता था कि बेटा ऐसे करना है, ऐसे मतलब अगर आपने हमने प्रैक्टिस के अंदर कोई गलत अगर कोई पास दे दिया है, कुछ किया है, तो उसको फिर ग्राउंड पे जाकर हम प्रैक्टिकल दोबारा उसी तरीके से हमें वो सिखाते थे कि ये आपने गलत किया था, अब ये तरीकाकार अगर आप करेंगे तो ये सही है। तो एज अ फैमिली हम लोग चलते थे। और हमारे आज तक आप देखें कि हम सबके रिलेशन आज भी वैसे ही हैं जैसे हम जिस जमाने में हम हॉकी खेल रहे थे उस वक्त से आज तक ऐसी रिलेशंस हैं। और मैं ख्याल है कि उस वक्त के जो लड़के हैं, लोधी साहब, आप ये देखें कि इनकी बेसिक्स बड़ी स्ट्रांग थी। ठीक है, बेसिक्स के ऊपर हमारे उस जमाने में बड़ा काम होता था। जब हमारी बेसिक स्ट्रांग होती थी तो आप जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते थे, और हमारे डोमेस्टिक इवेंट्स बड़े होते थे जिसके अंदर हम लोगों को ग्रूम किया जाता था, जिससे हमें एक्सपीरियंस मिलता था कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे जाके किस तरीके से खेलना है। तो ये एक जो 84 है, 84 को अगर आप लेते हैं तो हमारी ये टीम जो है 83 के अंदर हमने तकरीबन कोई 11 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं, या 10 या 11 टूर्नामेंट्स थे जो हमने खेले हैं। और कुछ हम जीते थे उसमें, कुछ में हम नंबर 2 रहे। सारे 83 के अंदर हम नंबर 2 रहे और ऑस्ट्रेलिया से हारते रहे फाइनल्स के अंदर। तो हमारे साथ आपको मैं बताता हूं कि मेरा जो एक अच्छा एक पर्सनल वाकया था, वो ये था कि हम जब ओलंपिक्स पे जाने से पहले हम वैंकूवर कनाडा में हमारा कैंप लगा हुआ था। तो वहां पे ब्रिगेडियर आतिफ साहब ने मुझे कहा कि आज हमारा सेमीफाइनल जो है ना, या वो जर्मनी से ऑस्ट्रेलिया से पड़ता है, तो आपका जो है एक्सपीरियंस, आपकी एज ही 18 साल है। ठीक है, और वहां से जो ओपोनेंट है उसका नाम है ट्रेवल्स स्मिथ, वो सेंटर हाफ था वहां का। अब उसका एक्सपीरियंस जो है वो 22 साल का था। तो उन्होंने कहा कि यार साहब, आप सिर्फ अपनी जो स्ट्रेंथ है आपके पास वो है आपका यंग होना, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका स्टेमिना है उसको आप ट्रेवल स्मिथ से आपने घबराना नहीं है, और इसको आपने बॉल पकड़ने नहीं देना है, जो मर्जी हो जाए। आपने अगर ट्रेवल स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का अगर आगे चलता है तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से आगे नहीं जा सकेगा। तो आपने उसको हमेशा ब्लॉक करना है। ये हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि ओलंपिक्स में जाना है और पार्टिसिपेट करना है। मेरे फादर का बड़ा शौक था कि मेरा बेटा जो है वो इंटरनेशनल ना खिलाए, वो अयाज महमूद ओलंपियन खिलाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि 84 हम जीते, और उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल दिया। और मेरे वाले साहब को आके वो मेडल जो है वो आके मैंने उनको पहनाया, तो वो बड़ा रोए, मैं भी रोया उनके साथ। तो ये एक बड़ा टचिंग मेरे लिए एक वाकया है मेरी अपनी पर्सनल लाइफ का, कि 84 के अंदर हमने क्या क्या चीजें की। तो याजी भाई, उस वक्त लगता है कि सबसे यंगेस्ट जो पाकिस्तान के ओलंपियन है वो तो फिर आप ही हुए, 18 साल की उम्र के। जी, इनफैक्ट ये जो यंगेस्ट पाकिस्तान में अगर कोई प्लेयर है जिसके पास ओलंपिक गोल्ड मेडल है तो वो मैं हूं। बिल्कुल याजी भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके मैनेजर जो रेड कोच थे उस वक्त हजरत ज़काउद्दीन साहब थे, तो मैं भी ज़का साहब के साथ काम किया हुआ है, और वो बहुत ज्यादा आपके बारे में, 84 के ओलंपिक्स के बारे में, हसन भाई के बारे में वो डिस्कस किया करते थे। क्या कोई उनकी खास बात, उनकी तरबियत की, उनकी कोचिंग की? देखिए, हमेशा हमारे जमाने में जितने भी कोचेज आते थे, उनका एक फादरली फिगर था।
और वो हमें अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे। मैं तो खैर वैसी एज वाइज काफी उस वक्त छोटा था, लेकिन हसन सरदार, कलीमुल्ला, मंजूर जूनियर, हनीफ खान, इनके साथ भी उनका रवैया ऐसी था जिस तरीके से मेरे साथ था कि यार ऐसे करना है, यार ऐसे करना है, बेटा इसको इस तरीके से लेके चलना है, बेटा ऐसे करना है। तो ये एक बड़ा इनकरेजिंग होता है एक यंगस्टर के लिए और इवन सीनियर्स के लिए भी कि आप इतने बड़े इवेंट पे आप जा रहे हैं और आपका जो कोच है वो मोटिवेट कर रहा है। और हम लोग एज ए टीम, आप देखें अगर ये जो पिक्चर आपके पीछे भी लगी हुई है तस्वीर, ये 84 ओलंपिक्स की ही तस्वीर है लोधी साहब। इसके अंदर आप देखें कि हम जीतने के बाद हम उसी तरीके से ही हम आपस में इकट्ठे हुए जिस तरह इससे पहले थे। मतलब थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम लोगों का जो यूनिटी थी हमारे प्लेयर्स की वो ऐसे ही रही है। और ये एक बहुत बड़ा एक विनिंग पॉइंट होता है कि हम आपस में बैठ के डिस्कस करते थे, उठते बैठते हम हॉकी की डिस्कशन हो रही होती थी, अगली टीम के साथ जो मैच खेलना है उसके बारे में डिस्कस करना कि उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो उस ये हॉकी 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 जब आप इस लेवल के ऊपर जा रहे होते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम यंगस्टर्स को यही गाइडेंस दे सकते हैं कि आपने हॉकी के बारे में ही सोचना है। और उस जमाने के जो कोच मैनेजर्स थे वो भी हमें यही गाइड करते थे कि बेटा उठना बैठना सोना, कहीं पे भी जा रहे हो सिर्फ हॉकी डिस्कस करो, हॉकी के बारे में सोचो कि हमने किस तरीके से प्लान करना है, क्या हो सकता है आगे, हमारे साथ आगे ओपोनेंट टीम किस तरीके से खेलेगी, किस तरीके से हमने मनूवर करना है। और ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उस वक्त की हमारी फॉरवर्ड लाइन जो है अगर आप उसको उठाएं तो कलीमुल्ला साहब, मंजूर जूनियर साहब, हसन सरदार, हनीफ खान, और एक नाम मैं जरूर लूंगा उसके अंदर लोधी, वो है खालिद हमीद का नाम। ये पूरी ये जो ये देखें, ये जो चार नाम मैंने आपके लिए हैं, कलीमुल्ला, मंजूर जूनियर, हनीफ खान और हसन सरदार, ये तो लेजेंड्स थे, ठीक है। लेकिन खालिद हमीद एक ऐसा प्लेयर था जिसको हम कहते हैं कि वो उस जमाने में जितना हार्ड वर्क इस लड़के ने किया है, ठीक है, और इसकी ड्यूटी थी। लोग बड़ा बताते हैं, लोग बड़ा बड़ा कुछ कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि खालिद हमीद ने जितना हार्ड वर्क 84 में किया है, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री की हॉकी उठाएंगे तो आपको इतना हार्ड वर्किंग आदमी जिंदगी में नहीं मिलेगा लेफ्ट आउट, जो डी टू डी वरी करता रहा, बिल्कुल जी। अपने डिफेंस को भी मेहनत करता रहा, आगे भी जाता रहा। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी जो है ना मतलब एक टीम स्पिरिट, और जिसकी जो ड्यूटी लगाई गई थी ना लोधी साहब, वो ड्यूटी हम सब ने अपने अपने एरियाज में वो पूरी की और उसका नतीजा यही है कि हमने गोल्ड मेडल लिया। बिल्कुल याजी भाई, याद है मुझे हमारे बुजुर्ग बड़े भाई वाला साहब वगैरह बताते हैं कि 1984 के ओलंपिक सुबह 4 बजे हम उठ के देखते होते थे, जिसमें खालिद हमीद साहब 25 to 25 मेहनत भी करते थे, डिफेंडर भी होते थे, फॉरवर्ड भी होते थे। इसमें कोई शक नहीं बिल्कुल, कि वो, इसमें कोई शक नहीं है लोधी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है हमारी। ये तो 5 फॉरवर्ड्स के तो आपने नाम ले दिए हैं, तो आप हाफ बैक के नाम नहीं लिए और फुल बैक के नाम नहीं लिए। देखिए जी, मैं तो एक बड़ा छोटा सा प्लेयर था उस जमाने में मेरा, लेकिन ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये इतने बड़े नाम हैं। मेरे साथ रशीदुल हसन साहब थे, राइट हाफ, वेरी एक्सपीरियंस, ये भी उसी बैच के लड़के थे, अपना मंजूर जूनियर, कलीमुल्ला उसी बैच के। अच्छा, फिर मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर नईम अख्तर था। नईम अख्तर बहुत बड़ा नाम है हॉकी के अंदर, ठीक है। लाला फजल के बाद अगर हम किसी लेफ्ट हाफ को अगर कहते हैं तो वो नईम अख्तर साहब का नाम हमेशा आता है। फिर उसके बाद हमारे पास फुल बैक में आप देखें कि हमारे पास इवन हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ थी लोधी साहब, इस 84 ओलंपिक्स के अंदर जो एक अच्छी बात थी वो ये थी कि हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बड़ी अच्छी थी। चाहे वो फॉरवर्ड लाइन की आप ले लें, चाहे वो हाफ लाइन की ले लें, चाहे वो डीप डिफेंस की ले लें, और चाहे वो आप गोलकीपर की ले लें। कि अगर मोइन साहब गोलकीपर हैं तो मोइन साहब का रिजर्व कौन है? शाहिद अली खान। मोइन साहब का रिजर्व शाहिद अली खान है, और अगर शाहिद अली खान खेल रहा है तो मोइन साहब उसके रिजर्व है। अगर आप फुल बैक्स में आ जाते हैं तो कासिम ज़िया, नासिर अली, और उनकी रिप्लेसमेंट क्या है? तौकीर तौकीदार बहुत बड़ा नाम हॉकी के अंदर, पूरी डार फैमिली का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर मैं आज की बात करूं तो शायद एकेडमी अगर कोई सही चला रहा है तो वो तौकीर ही है जो सही चला रहा है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद अगर आप हाफ लाइन में आ जाते हैं तो रशीदुल हसन, अयाज महमूद, नईम अख्तर और हमारे साथ हमारा एक बहुत अच्छा साथी और वेरी एक्सपीरियंस मैन इश्तियाक अहमद, वो हमारे साथ था। और इश्तियाक की क्वालिटी ये थी कि वो तीन जगहों पे इक्वली एक से खेलते थे। वरना नॉर्मली हमारे जमाने में ये होता था कि जिसने राइट हाफ खेल लिया या सेंटर हाफ खेल लिया वो लेफ्ट हाफ नहीं खेल सकता था। लेकिन इश्तियाक की क्वालिटी ये थी कि इश्तियाक लेफ्ट हाफ भी खेलता था, सेंटर हाफ भी खेलता था और राइट हाफ भी, और एक जैसा खेलता था। तो ये और आप फॉरवर्ड में चले जाएं तो सलीम शेरवानी जूनियर जो हैं वो राइट साइड से रिजर्व होते थे और मुश्ताक अहमद साहब जो हैं वो लेफ्ट साइड से रिजर्व होते थे। तो ये एक हमारी एक टीम का एक बहुत बड़ा एक मतलब विनिंग कॉम्बिनेशन आप समझे कि 16 लड़के जो थे वो इक्वली गुड थे, किसी को निकाल के किसी को डाल देते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। और यहाँ पे लोधी साहब मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो हम हमेशा अपनी 84 की जो हम बात करते हैं तो हम सिर्फ हमेशा 16 लड़कों की बात करते हैं और अपने ऑफिशियल्स की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज हमारे हॉकी प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रिगेडियर आतिफ साहब ने उनको कहा कि आप हमारे साथ जाएंगे, मैंने आपको लेके जाना है, आप 16 मेंबर टीम के अंदर आप हैं, आपने जाना है हमारे साथ, मुझे नहीं पता आप जाएंगे। लेकिन हैट्स ऑफ, मतलब सलाम पेश करता हूं उस आदमी को और उस प्लेयर को कि जिसने खुद कहा कि नहीं जी मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नी खराब है और मेरा नी खराब है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जो है वो टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस में फर्क आए। ठीक है, तो ये सईद खान साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया सईद खान साहब। तो ये इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन कि उन्होंने खुद कहा था जी मेरा नी खराब है और मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं साथ जाऊं। मैं कहता हूं कि ये देखें, ये हर इंसान के ज़र्फ की बात होती है। ठीक है, और सईद भाई जो है उन्होंने ये हमें एज ए स्पोर्ट्समैन हमें एक लेसन भी दिया कि जरूरी नहीं है कि आप अनफिट भी हो तब भी आपने जाना है, आप अनफिट हैं आप ऑप्ट करें कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जगह आप फिट लड़का ले जाएं। ठीक है, और हो सकता है कि ये उन्होंने जो किया उसकी वजह से आप देखें कि फाइनल्स के अंदर मुश्ताक को जब खिलाया गया है तो जर्मनी के अगेंस्ट मुश्ताक ने जो 3-4 रन डाउन्स किए हैं अपनी सेंटर लाइन से पहले उन्होंने बॉल ली है और जो रन डाउन किया है उनकी गोल लाइन तक, तो वो एक्सपोज। देखिए फिटनेस के ऊपर उस जमाने में आपको याद है कि हमारा 35 मिनट्स का एक हाफ होता था। ठीक है, जिसमें 5 मिनट का ब्रेक होता था और फिर 35 मिनट्स हम खेलते थे। लेकिन एक्स्ट्रा सेक्शन जो है वो अगर हम जब आपका जो 70 मिनट्स पूरे हो जाते थे और अगर आपका ड्रॉ है मैच तो अगेन 15 मिनट्स और 15 मिनट्स आपको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा खेलने पड़ते थे। तो आप ये समझे कि हमने 150 मिनट का स्टेमिना हमारे पास होना चाहिए था। ठीक है, और अगर आप 84 ओलंपिक्स उठाते हैं तो आप देखें कि हम एक्स्ट्रा सेक्शन के अंदर जब गए हैं तो हमारे उस वक्त की एक मेरे पास एक क्लिप है, वो मैं कभी इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करूंगा कि खासतौर से सेमीफाइनल की एक क्लिप है मेरे पास। वो ऑस्ट्रेलियन टीम हम पे अटैक कर रही है और डी के अंदर पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी डी के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के एक हेजलहर्स्ट और एक टेरी वॉल्श ये बीच में खड़े हुए हैं। हम 11 और वो 13 लड़के जो हैं हमारी डी के अंदर खड़े हुए हैं। तो मैं जब मैं तस्वीर कभी वो देखता हूं तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान टीम कभी हार नहीं सकती थी। जहां कलीमुल्लाह, हसन सरदार, मंजूर जूनियर, हनीफ खान, ये इतने बड़े बड़े नाम जो हैं जब अपनी डी के अंदर खड़े हुए हों तो आप कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान टीम 84 हार जाती। तो ये एक बहुत बड़ा एक उस जमाने में जो आज की हॉकी हम कहते हैं कि आज की हॉकी के अंदर आपने D2D खेलना है तो 84 को आप उठाएं, 84 का सेमीफाइनल फाइनल उठाएं तो उसमें बहुत सी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं कि फिटनेस लेवल जो है वो आपका टॉप पे होना चाहिए। आज के लोग कहते हैं कि फिटनेस लेवल जो है वो 200% होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से 200% नहीं होना चाहिए, वो 300% होना चाहिए, क्योंकि आज की हॉकी जो है वो है ही फिटनेस की। आपको फिट रहना है और उस वक्त के अगर आप प्लेयर्स लेते हैं, अगर हमने 150 मिनट खेला, कोई इंजरी नहीं थी, कोई मसल प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ, तो दैट मीन्स के हमारा ट्रेनिंग मेथड जो है
उस वक्त अच्छा था। और मेरे ख्याल है अगर मैं आज देखता हूँ, सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरा लगे तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा, लेकिन ये वो फोरम है जहां पे मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये मेरा अपना एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एग्जैक्टली आपका अपना। तो मेरा ख्याल है कि हमें फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो आप मॉडर्न लाइन्स पे करें या पुरानी मेथड हो। मैं बल्कि आज ही इनफैक्ट किसी से मैं बात कर रहा था, लोधी साहब, अगर आप हॉलीवुड की कुछ मूवीज देखें, ठीक है, जिस तरह रॉकी है, रॉकी 4 आप देखते हैं, तो जब सिल्वेस्टर स्टैलोन जब हार रहा होता है, ठीक है, तो वो जब उसको जीतना होता है तो वो अपनी सारी जो उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं उसको वो बंद करके और जाकर वो अपनी बॉक्सिंग शुरू कर देता है। ठीक है, वो बेसिक्स पे चला जाता है अपनी। ठीक है, तो वो जब अपनी बेसिक्स करता है तो उसके बाद फिर वो आकर वो वापस से वो लास्ट जो उसका मैच होता है वो जीतता है। तो मेरा ख्याल है कि हमारा एक टाइम है, हमें सोचना चाहिए बैठ के, सबको कलेक्टिवली सोचना चाहिए। कोई हर्ज नहीं है, नई चीज सीखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पुरानी चीजों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बेसिक ऑफ हॉकी जो है हमारी आज भी वही थी, पहले भी वही थी और उससे पहले भी वही थी। तो अगर बेसिक स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिकली प्लेयर जो है वो चल पड़ता है। याजी भाई ऐसे है कि मैंने सुना है कि उस वक्त जो है आप 35-35 चक्कर, 40-40 चक्कर तो वार्म अप में या स्टार्टिंग में लगाते थे मॉर्निंग सेशन में, ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। मेरे जैसा आदमी तो मेरे जमाने मैं कोच भी रह चुका हूँ पाकिस्तान जूनियर टीम का, तो मेरे जमाने के जितने प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि यास भाई तो बड़े जल्लाद हैं, ये किसी को सांस नहीं लेने देते। लेकिन आई थिंक सो ये एक डिमांड है, एक स्पोर्ट है, हर स्पोर्ट की एक फिटनेस की एक डिमांड है। ठीक है, अगर अगर आप उस लेवल की अगर आपने अचीव करना है, आपने टॉप पे रहना है, तो मेरे ख्याल है कि हमारा फिटनेस लेवल वही होना चाहिए जो पहले होता था, कि किसी को कोई कंप्लेन ना हो कि जनाब यार मेरी सांस फूल गई है। आज तो हॉकी मेरा ख्याल है टाइम वाइज अगर मैं देखता हूं तो टाइम वाइज बड़ी अच्छी हो गई है, कि आपको 3-3 4-4 मिनट का आपको स्पेल मिलता है, आप अंदर जाते हैं, एनर्जी लेकर आप वापस अंदर जाते हैं। तो अगर हमारा फिटनेस लेवल मजीद बेहतर हो, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारी टीम जो है वो दोबारा पोडियम पे ना आ सके। मुझे याद है जी जब आप खेलते थे या आपके वक्त सिर्फ एक दफा अगर हाफ प्लेयर चेंज हो गया दोबारा वो टीमें या दोबारा वो जो है ना गेम के अंदर नहीं आ सकता था, हालांकि सप्लीमेंट की गेम होती थी। एक हाफ अगर बाहर चला गया तो उसको दोबारा जो है ना देखें, इंटरचेंज नहीं हो सकता। इस बारे में आप क्या कहेंगे? रोलिंग सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना, उस जमाने में तो एग्जैक्टली। जो जो 11 हैं वो ही खेलते थे। अगर वो उसके कोई उंगली उंगली में चोट भी है ना, तो वो उस वक्त ये नहीं बताता था कि मेरी उंगली में चोट है, वो कहता था जैसी भी है अभी खेलना है, क्योंकि जो पीछे बाहर बैठा हुआ है वो भी इक्वली गुड उस जैसे ही बैठा हुआ है। तो अगर उसको चांस मिला और वो अच्छा खेल गया तो फिर मैं सारी जिंदगी बाहर बैठा रहूंगा। तो ये हम सिर्फ 11 लड़के होते थे जो अंदर, बाकी जो बेंच स्ट्रेंथ जो है वो हमारी ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं थी, लेकिन कोई एक दूसरे को चांस नहीं देता था। आज हॉकी जो है वो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन पे आ गई है। 16 के 16 या 18 लड़के अगर हैं तो सबने खेलना है, तो उनका फिटनेस लेवल सबका उतना ही अच्छा होना चाहिए जो बाहर बैठे हुए हैं या जो अंदर बैठे हुए हैं। वो जब इंजरी वगैरह होती थी आपके प्लेयर्स की, कोई ऐसा वाक्य है कि किसी को अनफिट हुआ है, किसी की इंजरी हुई है या कोई उंगली फ्रैक्चर हो गई है या कोई चोट लग गई है लेकिन वो फिर भी ग्राउंड के अंदर ही रहा है और किसी को बताया भी नहीं है, कभी ऐसा वाक्य हुआ है? जी बिल्कुल, नईम अख्तर साहब थे, इनका शोल्डर उतरा हुआ होता था। इनका राइट शोल्डर जो है वो उतर जाता था खेलते खेलते, लेकिन ये इतना बड़ा प्लेयर था कि लोगों को पता ही नहीं लगा कि ये 1983 जो है पूरा शोल्डर उतरे हुए के साथ ही खेल गया। और उसमें मैं क्रेडिट देता हूं जो हम सब जितने भी हम इसके कलीग्स थे, कि हमने भी किसी को पता नहीं लगने दिया कि इसकी शोल्डर इंजरी है। और इसमें बड़ी हिम्मत है कि उस शोल्डर के साथ, आपको पता है शोल्डर इंजरी ऐसी है कि आपने जब दोनों हाथों से हॉकी पकड़नी है तो आपकी इतनी तकलीफ दे है। लेकिन नईम अख्तर कमाल की चीज थे, ये इन्होंने ना पता लगने दिया, ना हमने अपने कोचेस मैनेजर्स को पता लगने दिया, क्योंकि नईम अख्तर की रिप्लेसमेंट ऐसी कोई नहीं थी कि हम नईम अख्तर को हम कहीं छोड़ के जाते या उसको ड्रॉप कर देते। तो बहुत बड़ा नाम था नईम अख्तर। याजी भाई आजकल की हॉकी को आप कहाँ देखते हैं?
सॉरी, कुछ बड़ा क्वेश्चन मुश्किल ऐसे से। हैं, माइंड ना कीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि हार्ड होंगे, माइंड ना कीजिएगा। लोधी, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमने मेरे से पूछ लिया है। अगर सच बात करता हूं तो बड़े लोग नाराज हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है ना? लेकिन माइंड मेरा नहीं ख्याल है कि कीजिएगा, और देखिए, मेरा ख्याल है हमारे ओलंपियंस को भी माइंड नहीं करना चाहिए। हॉकी की बेहतरी के लिए सबको मुत्हिद होके, इकट्ठे होके हॉकी के लिए काम करना चाहिए। इस बारे में भी आपको पता है? लोधी, मैं एक बात करूंगा। उस हमारे जमाने में एक चीज हमेशा कही जाती थी और जिसको मैं आज भी ओन करता हूं कि हमारे जमाने में हमारे जो सीनियर्स थे वो हमें कहते थे, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले डिजर्व कर लो, डिजायर्स तो बहुत सी हैं। एग्जैक्टली। पहले हम अपने आप को डिजर्व कर लें कि हम इस काबिल हैं। डिमांड्स तो बहुत हैं, और किसकी नहीं होती? ठीक है, हर एक की होती हैं। आप जब नंबर वन होते थे तो आपको नौकरियां भी मिलती थी, आपको पैसे भी मिलते थे, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलती थी, आपके पास स्पॉन्सर्स भी आते थे। ठीक है, जब हमारी रैंकिंग नीचे जानी शुरू हो गई तो वो सारे, मतलब अब दिल बर्दाश्ता हो गए कि उन्होंने कहा कि यार ये हम किस तरफ जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरा बच्चों को एक सजेशन है, या मेरी एक नसीहत है कि अपना होमवर्क अपने घर पे करें जरूर, क्योंकि आजकल के जो कैंप्स लगते हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो बड़ा कम होता है। आप 15 दिन के अंदर ना फिट हो सकते हैं, ना इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप compete कर सकते हैं। तो आपको जो अपनी होम ट्रेनिंग है उसको आपको एनहांस करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, कि आप जब कैंप में आए तो आपका लेवल जो है, जो इंटरनेशनल लेवल है, उसके ऊपर मैच करता हुआ हो। किताबी हॉकी खेलने से आप कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते। थ्योरी के ऊपर आप कभी चैंपियंस नहीं बन सकते। जो काम आप थ्योरी में आप पढ़ रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकल जाके जरूर ग्राउंड पे रेपिटेशन के साथ आप जरूर करें। मतलब मैं तो खैर बहुत छोटा प्लेयर था, लेकिन कलीमुल्ला, मंजूर जूनियर, और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरीके से नाम लेना शुरू करूंगा तो हम वो 1948 में पहुंच जाएंगे कि इतने बड़े बड़े नाम थे, और हर इंसान की एक परफेक्शन थी क्योंकि उन्होंने रियाज किया हुआ था। अगर कोई जगह, अगर हसन सरदार को हम उठाते हैं, जो मतलब दुनिया का एक वाहिद सेंटर फॉरवर्ड, ठीक है, अगर आप उनको देखें तो हसन सरदार ऐसे तो नहीं ना बन गया होगा। बिल्कुल सही बात। समीउल्लाह फ्लाइंग हॉर्स, मंजूर जूनियर लेजेंड, ठीक है, कलीमुल्ला साहब, मतलब आप नाम लेना शुरू करें तो खत्म नहीं होते। ठीक है, और इन्होंने 3-3, 4-4 घंटे एट अ टाइम, और हमारा एक पीरियड होता था जो हम ग्राउंड के अंदर तकरीबन 6 से 7 घंटे हम लगाते थे। ठीक है, जिसमें हमारी मॉर्निंग ट्रेनिंग्स थी, जिसमें हमारी इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स थी। वो बड़ा एक जरूरी है, जो मेरा ख्याल है आज हम जरूर करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं हमेशा से कहता हूं कि न्यू मेथड विद ओल्ड मेथड जो है उसको कंबाइंड करके अगर चलेंगे तो रिजल्ट्स हमारे बेहतर होंगे। ये यस। मेरा बड़ा पक्का ईमान है, ये मेरा बड़ा पक्का ईमान है कि हमारे जो मेथड है उससे अच्छा मेथड कोई नहीं हो सकता। अगर ऑस्ट्रेलिया को आप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हमारे पैटर्न पे ही खेलता है, लेकिन उसको थोड़ा सा उन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया है। ठीक है, मैं एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जो मेरी एक थॉट है लोधी। जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है तो जब हमने 2008 जनवरी में, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में जो हुआ था, तो उसके अंदर आप अगर देखें तो पाकिस्तान ने 1 गोल किया, ठीक है, और हमारे खिलाफ तकरीबन 23 गोल हुए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पेनिट्रेशन टूवर्ड्स द सर्कल थी ही नहीं। और अगर हम शॉर्ट कॉर्नर्स का रेशो उठाते हैं तो हमने कितने शॉर्ट कॉर्नर्स लिए? ठीक है, इसका मतलब फिर वहीं आ जाता है कि फिर हमारी पेनिट्रेशन टूवर्ड्स द सर्कल नहीं थी। हम हम सेफ हॉकी खेलने के चक्कर में आ गए हैं। बिल्कुल सही। जो जो पाकिस्तान हॉकी खेलती थी, अटैकिंग हॉकी, जो हमारा मोटो होता था, बेस्ट ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, बिल्कुल सही। आज वो दुनिया ने अपना लिया और हम डिफेंसिव चले गए। तो मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूं कि ऑफेंसिव हॉकी खेलने की कोशिश करें। और अब ऑफेंसिव हॉकी ये मतलब नहीं है कि आप अपना जो पीछे डिफेंस है उसको बिल्कुल लूज छोड़ दें, वो आपने इंटैक्ट रखना है। क्या हम पुराने जब खेलते थे तो क्या हमारे यहाँ अटैक नहीं होते थे? हम, वो कोई ऐसा मैच नहीं गुजरता था जिस मैच के अंदर पाकिस्तान हॉकी जो है 17 शॉर्ट कॉर्नर, 16 शॉर्ट कॉर्नर ना ले।
अगर उसका रेशो 10 शॉर्ट कॉर्नर से नीचे होता था तो दैट मीन्स कि उस दिन फॉरवर्ड लाइन ने काम नहीं किया, उस दिन फॉरवर्ड लाइन की परफॉर्मेंस सही नहीं है। तो आज की हॉकी जो इतनी मॉडर्न हो गई और इतनी अटैकिंग हॉकी हो गई है और इतने गोल स्कोरिंग चांसेस अब मिलते हैं आपको नो ऑफसाइड के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, स्पीड में लैग कर रहे हैं, फिटनेस में लैग कर रहे हैं। ठीक है, जो ड्रिल्स हम कर रहे हैं क्या वो मॉडर्न हॉकी के हिसाब से हैं या नहीं है? तो ये सारी चीजें, और अगेन मेरी एडवाइस यही है कि बच्चों को चाहिए, क्योंकि कैंप पीरियड बड़ा कम है, घरों से तैयार होकर आए, अपना होमवर्क प्रॉपर करके आए। अगर कैंप में 4 राउंड्स आपको वो लगवाते हैं तो आप घर से 12 राउंड्स लगाकर खुद आए, कि आपका फिटनेस लेवल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, वो डोमेस्टिक लेवल से भी नीचे ना हो। याजी भाई, क्लब हॉकी और स्कूल हॉकी में आप क्या समझते हैं कि क्लब हॉकी रिवाइवल होनी चाहिए या नहीं? देखें, क्लब हॉकी डेफिनेटली रिवाइव होनी चाहिए, लेकिन आज के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि जो जूनियर आपकी मतलब जो जूनियर लॉट है आपका, ठीक है, टूर्नामेंट्स आपके नहीं हो रहे हैं, ठीक है, रिवाइव जरूर होना चाहिए, लेकिन क्या आपके पास स्पॉन्सर्स हैं? क्योंकि आप इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आप कितना काम कर लेंगे, ठीक है। आपको हॉकी इंप्रूवमेंट की 2-3 चीजें हैं जो मैं हमेशा, एक तो लीग स्टार्ट होनी चाहिए, दूसरी ये है कि फ्लड लाइट में होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 ऑप्शंस तो आपके पास सामने पड़े हुए हैं कि ये आप फ्लड लाइट एंड प्रोफेशनल हॉकी, आप पहला स्टेप जरूर लें और फिर उसके अंदर जो मॉडर्न हॉकी है उसको इंट्रोड्यूस करें, उसके अंदर देखें कि क्या हो सकता है, बाहर से आप लोग बुलवाएं। हमारा हमसाया मुल्क यही कर रहा है ना, उनका स्टैंडर्ड आप देखें किधर चला गया है, हम पीछे आ गए क्योंकि हम किताबी हॉकी पे बिलीव कर रहे हैं। हम किताबी हॉकी से बाहर निकलेंगे तो आगे कुछ करेंगे, जो हम किताब में पढ़ रहे हैं उसको ग्राउंड पे प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल करेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। लोधी साहब, याजी भाई, हॉकी के ओलंपियन होने से या ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने से आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ा है? क्या लाइफ चेंज हुई है या नहीं? लोधी साहब, मैं आपको एक बड़ी और ये रियलिटी भी है, ठीक है। मैं अगर अपनी फैमिली को लेता हूं, मेरे वालिद साहब ने 2 ओलंपिक्स खेले, जाहिर बात है उनको नौकरी उसी चीज पे, उसी बेसिस पे मिली, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आ गया, मैंने हॉकी खेली, मुझे भी उसी बेसिस के ऊपर हॉकी मिली। तो आज जो हम हैं, पाकिस्तान ने ही हमें सब कुछ दिया, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो हमारे इदारे हैं उन्होंने ही हमें सब कुछ दिया, और इससे अच्छा मुल्क मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई नहीं है, इससे अच्छे लोग दुनिया में नहीं है। ये मेरा अपना एक तरीकाकार है सोचने का कि अगर मेरे जैसा प्लेयर 18 साल की उम्र में अगर ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत सकता है, तो पाकिस्तान का हर बच्चा छोटी उम्र में अगर वो मेहनत करे अपनी डेडिकेशन के साथ, अपनी नेक नियति के साथ, तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो वो भी अचीव ना कर सके। लेकिन मेहनत बड़ी जरूरी है। मेरा घुटना खराब हो गया था नोदी, 1980 फर्स्ट टूर पे मैं जा रहा था, मेरा लेफ्ट नी खराब हो गया था। उसके बाद जो मेरे 7-8 महीने जो मेरे गुजरे हैं वो मैं जानता हूं और मेरा अल्लाह जानता है, या उसके अंदर जो है मेरे जो कोचेस थे उस वक्त के, उन्होंने जो मेरे साथ स्ट्रगल की, मेरे नी को दोबारा से रीबिल्ड किया, मेरे मसल्स को दोबारा से रीबिल्ड किया। ये एक अगर किताब लिखी जाए तो पता लगेगा कि नी इंजरी के बाद जो रिकवरी है और उसके बाद फिर ओलंपिक का टाइटल जीत जाना, ये बहुत बड़ी चीज थी। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ये इज्जत मुझे दी। बिल्कुल याजी भाई, मुझे याद है 1968 में हमने ओलंपिक गोल्ड मेडल विन किया था, उसके 16 साल बाद 1984 में हमने गोल्ड मेडल विन किया है। तो आपको कैसा लगा 16 साल बाद दोबारा गोल्ड मेडल जीतना? और दूसरी बात ये है कि अब तक हम अब ऐसे है, माजरत के साथ, क्या मुझे भी नहीं कहना चाहिए, आई एम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, कि अब हम ओलंपिक्स क्वालिफाई भी नहीं कर रहे। लोधी साहब, मैंने आपको बताया है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। अच्छा, अब थोड़ी सी एक यहाँ पे मेरी अपनी एक वर्जन है, मे बी शायद करंट लोग जो हैं उससे डिसएग्री करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि
थोड़े से 3-4 जो हैं वो आप सीनियर्स रखें टीम के अंदर, बाकी आप यंग लॉट रखें जिसके अंदर आप एज वाइज आप 19 साल 20 साल जो डिजर्विंग लड़के हैं, ठीक है, उनको आप रखें। क्योंकि देखें फौज के अंदर सारे जनरल होंगे तो बॉर्डर पे कौन जाकर लड़ेगा। सही है। आपको फौजी भी चाहिए, आपको रंगरूट चाहिए, आपको लड़ने वाले भी चाहिए, ठीक है। तो ये एक वर्जन है जो उस जमाने के जो ऑफिशियल्स हैं उसको वो इंप्लीमेंट करते थे। क्या आपने 4-5 सीनियर्स रखे और उसके नीचे जो है आपने यंगस्टर्स रखे जो मेहनत करने वाले होते थे, उनके पास एक्सपीरियंस है सीनियर्स के पास और फिटनेस है, ठीक है। हमारे पास फिटनेस है और जज्बा है लड़ने का। यंगस्टर्स के पास होता क्या है, जज्बा होता है जी कि मैं देख लूंगा सर, आप फिक्र ना करें, मुझे एक दफा अंदर तो भेजें। सीनियर कहता है सर आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो हर एक का एक अलग अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और मेरा ख्याल है कि सीनियर और जूनियर का जो मिलाप है वो बड़ा जरूरी है आज की हॉकी में, जिसको हमने छोड़ दिया है और यूरोपियंस ने अपना लिया है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो गए और हम पीछे रह गए। हम डिपेंड अपने सीनियर्स पे कर रहे होते हैं। देखिए सीनियर्स की ये एक अल्लाह ताला का एक निजाम है लोधी साहब कि मैं जो 18 साल में था मैं 30 साल में नहीं हो सकता था। मेरे मेरे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाएंगे, मेरे मेरा बॉडी जो है वो मेरा साथ नहीं देगी। तो आज भी, आज तो बल्कि हॉकी बकौल आज के लोगों के कि हॉकी मजीद तेज हो गई है, तो हमें तो मजीद लड़के फिट चाहिए। अगर हम रिलाय करते रहेंगे अपने सीनियर्स के ऊपर, नो ऑफेंस टू द सीनियर, अगर वो बहुत अच्छा है और फिट है तो जरूर खेले, लेकिन क्या वो 60 मिनट्स मतलब जो 4 क्वार्टर्स हैं उस क्वार्टर के अंदर अगर 4-4 क्वार्टर वो खेल 4 क्वार्टर अगर वो खेल रहा है और 5-5 मिनट का अगर वो खेल रहा है तो दैट मीन्स कि 20 मिनट्स हो गए। तो क्या 20 मिनट्स का उसके पास स्टेमिना है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपनी 100% दे सके। हमें ये बड़ा चीज देखना है और आजकल के कोचेस जो अब माशाल्लाह पढ़ लिख के आते हैं तो उन सबको ये चीजें देखनी है, ये सब चीजें देखेंगे और जो लड़के लें उसमें से अगेन मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान से लड़के लें, पर्टिकुलरली किसी क्लब या किसी एकेडमी या किसी टीम के ना लें। आप ओवरऑल पाकिस्तान पाकिस्तान हॉकी होनी चाहिए, ये पर्टिकुलरली किसी की हॉकी नहीं, ये पाकिस्तान हॉकी की बात कर रहे हैं हम। याजी भाई ऐसे है कि अभी मैं पीछे तस्वीर देख रहा हूँ, इसमें आपने गोल्ड मेडल मिला हुआ है। आप शहीद जनरल जियाउल हक साहब को भी मिले हैं और मुझे मंजूर भाई भी बता रहे थे, उन्होंने बड़ी हमें अप्रिशिएट वगैरह किया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे सेलिब्रेशन के देखिए बाद? जी, सेलिब्रेशन तो जी मतलब ओलंपिक्स के बाद आप खुद सोच सकते हैं कि हम फ्रेंड्स जो थे, जो हमारे कलीग्स थे, हम सबने मतलब पूरी जब हम स्टेडियम से लेके जब तक हम विलेज में जा रहे थे तो हम अपने तराने गा रहे थे, हम अपना जो नेशनल एंथम है उसको गा रहे थे और जो हमारे मिली नगमे थे वो हम गा रहे थे आपस में मिलके। और फिर ऑब्वियसली हमारे लिए एक चार्टर फ्लाइट आई थी जो हमने इस्लामाबाद लैंड करना था। ज़िया साहब ने हमें चार्टर फ्लाइट भेजी कि हम वहां पर आए और उनके साथ डिनर करें और फिर मेरा ख्याल है कि वो ड्रीम कम ट्रू वाली बात है लोधी साहब। पूरी कौम जो है वो रोड पे थी हमें रिसीव करने के लिए, चाहे वो हम कराची में उतरे, चाहे हम लाहौर में उतरे, चाहे हम पेशावर गए या इस्लामाबाद गए, तो हर जगह जो है हमें इतना वेलकम किया गया। ये कौम जीत के साथ है, आप जीत दे दें, आप नंबर 1 आ जाएं, आप फिर देखेंगे कि आपके साथ होता क्या है। एग्जैक्टली जी, मंजूर भाई का भी सियालकोट में इतनी ज्यादा रिसेप्शन हुई थी कि आज तक हिस्ट्री में किसी आदमी की ऐसे, जैसे मंजूर जी ने जो लेजेंड है उनकी रिसेप्शन हुई है, किसी की आज तक ऐसी रिसेप्शन नहीं हुई। और देखें जी, मंजूर जूनियर तो बहुत बड़ा नाम है, मंजूर जूनियर बहुत बड़ा नाम है। मैं तो एक छोटा सा प्लेयर था और मेरी पैदाइश कराची की है, मेरे 4 फादर्स जो हैं वो साहिवाल से थे, लेकिन साहिवाल में मेरी रिसेप्शन इतना बड़ा हुआ कि मैं खुद घबरा गया था। अब 18 साल की उम्र में आपको रिसेप्शन मिल रहा हो तो आप सोचे ना कि क्या बंदा वैसे ही इंसान होश में नहीं रहता क्या आधा साहिवाल जो है वहां पे मौजूद था। बिल्कुल जी, मुझे याद है लोगों ने वहां पे कहा था जी पाकिस्तान को जश्न आजादी का तोहफा गोल्ड मेडल की सूरत में दिया गया है।
और लोगों ने देगे पाई है, जश्न किया जा रहा है, ऐसे लग रहा था जैसे शादी का समारोह। जी बिल्कुल। लोधी साहब, मेरा एक, मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे वाले साहब से, तो वाले साहब जब 1948 और 52 में जब खेले थे तो पाकिस्तान टीम की जो रैंकिंग थी वो नंबर 4 आई। तो जब मैं 84 जीत कर आया था तो उस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे कहने लगे कि जैसे ही मैं इनको मिला घर में आके, ब्रीफकेस के अंदर मेरा जो है वो मेडल पड़ा हुआ था, तो मुझे पहले मेरा माथा चूमा। माथा चूमने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि अयाज यार ओ मैनू मेडल तो विखा दे एक बारी, यार मैं तो नहीं लिया लेकिन तू लेके आ गया, मैनू मेडल तो विखा। तो मैंने उनको जब मेडल दिखाया तो आप यकीन करें कि लोधी साहब वो इतना टचिंग मौका था मेरे लिए कि मेरे वाले साहब ने उस मेडल को चूमा और फिर वो मेडल जो है मैंने अपने वाले साहब के गले में डाला और मैंने कहा ये मैं नहीं जीता हूं, ये आप जीते हैं। तो ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक टचिंग अपना, सॉरी यार हाँ बिल्कुल जी, मुझे याद वाले है। ये तो एक, ये देखिए ये पाकिस्तान के लिए है सब कुछ। बिल्कुल भाई। ये ऐसी एक चीज है कि वाह। अल्लाह ताला उनकी और मगफिरत फरमाए। तो उन्होंने कहा कि यार वो मैनू मेडल एक बारी विखा दे यार। तो वो मैंने खुद उनको पहनाया, मैंने कहा ये मैं नहीं जीता हूं, ये आप जीते हैं क्योंकि आपने मुझे इस काम में लगाया था। तो ये मेडल जो है ये आपका है, मेरा नहीं है। तो जो स्पोर्ट्समैन है उसको उस चीज की कदर होती है। अच्छा। तो उनको पता था कि इसकी क्या वैल्यू है, ओलंपिक गोल्ड मेडल की क्या वैल्यू है लोधी साहब। बिल्कुल जी बिल्कुल, आज भी मुझे नजर आया शायद भाई जो है ना, उनको नेशनलिटी दे दी, उन्हें ग्रीन कार्ड मिल गया सिर्फ ओलंपिक्स गोल्ड मेडल की वजह से। जितने भी लोग हैं जहां जहां भी है, और वहां पे सिर्फ ओलंपिक्स की वजह से वो अभी भी जो है ना लेजेंड्स हैं, और शो करते हैं वी आर ओलंपियंस, प्राउड से कहते हैं हम ओलंपियंस हैं। लोधी साहब देखें, दो कैटेगरीज हैं जहां पे उनको नेशनैलिटी मिलती है यूएस की। एक आप ऑस्कर अवार्ड विनर हो और एक आप ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हो। तो उसके ऊपर उनको आपको वो ग्रीन कार्ड दे देते हैं, जिसके अंदर हमारे दो गोलकीपर्स, दोनों मोइन और शाहिद भाई, इन्होंने जो है वहाँ की अपना ग्रीन कार्ड लिया है। और दुआ है कि अल्लाह ताला वहां पे भी उनको इसी तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे सक्सेसफुल थे, वहां पे भी सक्सेसफुल हो। बिल्कुल जी माशाल्लाह, शायद भाई वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी पॉजिटिव कोचिंग कर रहे हैं। और मुझे मुझे याद है कि आप जितने भी लेजेंड्स हैं 1984 की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो सब एक मुट्ठी की तरह, एक फैमिली की तरह हैं। जहाँ कहीं भी मैंने देखा है, हसन भाई होते हैं, तकीर भाई होते हैं, आप हैं, खालिद भाई हैं, लेजेंड मंजूर भाई हैं, सब ऐसे हैं जैसे लगता है कि एक फैमिली है, और ऐसे लगता है कि जैसे यू आर नॉट अ फ्रेंड, यू आर जस्ट लाइक अ ब्रदर्स। और ऐसे ही है लोधी साहब, मैंने आपको कहा ना कि हम आज भी ऐसे ही मिलते हैं जिस तरह हम 84 और 82 में मिलते थे। हम आज भी ऐसे ही हैं, बाल सफेद जरूर हो गए लेकिन हम मिलते आज भी वैसे ही हैं। और सबकी इज्जत अपनी अपनी जगह पर है। हमारे जो इवन बाज दफा होता है ना, जूनियर सीनियर से मजाक कर लेता है, सीनियर जूनियर से मजाक कर लेता है। तो उस जमाने के भी जो मजाक थे ना वो इतने लिमिटेड होते थे कि किसी न सीनियर को बुरा लगता था न किसी जूनियर को बुरा लगता था। तो ये एक बड़ी अच्छी बात थी लोधी कि हम लोग आज भी उस चीज को जो है वो हम लोग उसी तरीके से हम लोग चलते हैं जिस तरीके से हम अपने जवानी में थे। याजी भाई, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के यूट्यूब चैनल के हवाले से आप नौजवान नस्ल को, यंग प्लेयर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? लोधी, मैं ये कहूंगा कि मेहनत करें, जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उतना फल देगा। अगर आप 2 घंटे की मेहनत करेंगे तो 2 घंटे का फल मिलेगा। 8 घंटे मेहनत करेंगे तो अल्लाह मियां 8 घंटे का फल देगा। फिर अगेन जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, बुजुर्ग कहते थे कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले डिजर्व करें कि यार मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं या मैंने इस लेवल पे मैं आ गया हूं। हम डिजर्व करते नहीं है लेकिन डिजायर्स हम सबकी बहुत ज्यादा है। याजी भाई। देखें हम वर्ल्ड रैंकिंग पे हम वर्ल्ड रैंकिंग पे लोधी साहब हम 70वें नंबर, ठीक है। बिल्कुल। तो क्या क्या
हम डिजर्व करते हैं? मेरा ख्याल है कि हमें ये सबको बैठ के सोचना चाहिए कि हम, आई एम श्योर कि देखें, इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूं ये बहुत से लोगों को बुरी भी लग जाएगी, क्योंकि नौकरियां नहीं है, फलाना। नौकरियां क्यों नहीं है? क्योंकि हम जीत नहीं रहे। नौकरियां क्यों नहीं है? क्योंकि हम वो जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो ये कौम मांगती है या स्पॉन्सर मांगता है, वो हम नहीं दे पा रहे हैं। हमसे मतलब क्या है? हॉकी फैमिली नहीं दे पा रही है, चाहे वो ऑफिशियल्स में हो, चाहे वो प्लेयर्स में हो। ठीक है, तो हम वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें कलेक्टिवली कलेक्टिवली, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, हर इंसान के होते हैं। और मेरा ख्याल है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये नहीं होता कि मैं उससे फिर बात ही ना करूं। एक टेबल पे बैठे, उस टेबल के ऊपर डिसाइड करें कि क्या मैं सही कह रहा हूं या आप सही कह रहे हैं। अगर हम दोनों सही कह रहे हैं तो फिर इसमें से वर्जन कौन सा है जिसको हमने इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड के ऊपर। बच्चों को हमने क्या बताना है कि क्या करना है। इस वक्त हमने तितर बितर कर दिया है बच्चों को। बच्चों को हमने लगा दिया मॉडर्न हॉकी के चक्कर में। यार मॉडर्न हॉकी ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मॉडर्न हॉकी पहले 35 मिनट की हॉकी होती थी, अब 15 मिनट की हॉकी हो गई है। ठीक है, 15-15 मिनट के 4 हाफ हो गए। क्या हॉकी का वेट चेंज हो गया है? नहीं। बॉल का वेट चेंज हो गया है? नहीं। गोल पोस्ट चेंज हो गए? नहीं। साइज वही है, रूल्स चेंज हुए हैं। रूल्स हमने क्यों नहीं अडेप्ट किए? उसकी बहुत सी वजह है। हमने रूल्स इसलिए नहीं अडेप्ट किए क्योंकि डोमेस्टिक हॉकी हमारे यहाँ नहीं हो रही। हमारा बच्चा जो है वो जाकर कैंप में खेलता है, 15 दिन का कैंप होता है, उसके बाद हम टूर्नामेंट पे चले जाते हैं। वहां पर आपको पता ही नहीं होता कि इंटरनेशनल लेवल रूल्स आपको क्या क्या रहे हैं, वहां का एम्पायर की डिमांड क्या है, वो एम्पायर जो है क्या मांग रहा है आपसे, उसके जो वो इशारा कर रहा है क्या वो हमें समझ आ रही है, वो कौन सा फाउल दे रहा है क्या हमें समझ आ रही है? नहीं। ये बहुत सी चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि हमें कलेक्टिवली बैठकर और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर बड़ा काम करने की जरूरत है। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम हॉकी के अंदर दोबारा इस लेवल पे नहीं आ सकेंगे। फिर अभी मैं देख रहा था कि 5 अ साइड हॉकी, 7 अ साइड हॉकी, 9 अ साइड हॉकी, वो ठीक है, वो आप बिल्कुल करते रहे, इंडोर हॉकी पे चले जाए। लेकिन इसके अंदर हमें ये भी देखना है कि जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियंस थे, हम वहां पे कहां स्टैंड करते। ये तो आप एक और जगह जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पता ही कुछ नहीं है। आपके प्लेयर को कुछ नहीं पता है कि इंडोर हॉकी के रूल्स क्या हैं, उसके ग्राउंड क्या कहता है, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हॉकी तो हमें आती है, लेकिन क्या हम उसके अंदर वर्ल्ड चैंपियंस हो सकते हैं? जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियन थे, जिसमें हम ओलंपिक चैंपियन थे, जिसमें हम एशियन चैंपियन थे, हमारी कंसंट्रेशन उसके ऊपर होनी चाहिए। बाद में जो आपके काम है वो आप करते रहे। आप उसकी 5 अ साइड की अगर आप हॉकी कर रहे हैं या 7 साइड की, उसकी फिर टीम ही आप अलग बनाए। और इसमें से अगर कोई अच्छा लड़का है जो आपके अपना नॉर्मल हॉकी का है, ठीक है, उसमें से अगर कोई अच्छा लड़का है तो उसको आप जरूर लेके जाएं, उसको पार्टिसिपेट कराएं उसके अंदर। अच्छा है, वो वहां खेल कर आएगा, वहां की ड्रिल्स लेकर आएगा। आप अगर ये चीज हम गोरों की हम अपनाना शुरू कर देंगे तो गोरा तो इंडोर हॉकी आज से तो नहीं खेल रहा, वो तो हमारे जमाने से खेल रहा है, तो उसके अंदर तो वो पुख्ता है ना। हाँ, जहां पर अगेन फिर हम वर्ल्ड चैंपियंस थे, क्या हम वो काम कर रहे हैं जिसमें हम वर्ल्ड चैंपियंस थे? नहीं, हम वो काम ही नहीं कर रहे, हम वो मेहनत ही नहीं कर रहे। हम मेहनत ही नहीं कर रहे वो वाली जो हम किया करते थे। हम सिर्फ ड्रिल्स कर रहे हैं, हम ड्रिल्स पे आ गए। देयर इज नो डाउट ड्रिल्स जरूरी है, आज की हॉकी के लिए बड़ी जरूरी है। लेकिन क्या वो ड्रिल्स इतनी इफेक्टिव हैं जो आपको रिजल्ट्स दे रही हो? नहीं दे रही ना रिजल्ट। आप आहिस्ता 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 सब पीछे, आपका आप देखें कि किसी जमाने में पाकिस्तान हॉकी के ऊपर एक गोल हो जाता था, 2 गोल हो जाते थे, तो अगले दिन आपका जो प्लेयर है वो खाना नहीं खाता था याजी कि भाई, यार आज टीम ने। याजी भाई, कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा तरीका कि हमारे तमाम हॉकी के ओलंपियन जो हैं इनके इख्तलाफात खत्म हो जाए, कोई ऐसा कोई तरीका हो सकता है? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हो लोधी। देखिए, वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मेरा ख्याल है एक ओपन डोर होना चाहिए। ठीक है, असल में मेरा मेरा ये मेरा अपना व्यू है। हम लोगों के हम लोग जो हॉकी प्लेयर्स हैं, हम आप समझो कि हमारी ईगोज बहुत बड़ी हैं। ठीक है,
हमारी ईगो बहुत बड़ी है कि यार उसके साथ मैंने नहीं बैठना, उसके साथ मैंने नहीं बैठना, उससे ये नहीं कहना, इससे ये नहीं कहना। मेरा ख्याल है जिस लेवल पे हम आ गए हैं, आज हम सबको जो इज्जत मिली हुई है लोधी साहब, वो इसी ग्राउंड ने हमें दी हुई है, इसी हॉकी ने हमें दी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अपने जितने भी मतलब जो हमारे किसी से नहीं बनती है या हम उससे नहीं बात करना चाहते, तो मेरा ख्याल है कि हम सबको ये सब पीछे छोड़ के और हॉकी के बारे में सोचना चाहिए। और अंडर द अम्ब्रेला अगेन, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये चीजें बिल्कुल हो सकती हैं। ओपन फोरम होना चाहिए, हर आदमी आकर अपनी राय जरूर दे और इसको नोट डाउन करें सारे। वहां पे एक आदमी आपने बिठाया हुआ जो उस चीज को पूरा चॉकआउट करे कि यार ये जो शख्स आए हैं इन्होंने अपना एक्सपीरियंस, चाहे वो बेशक 1948 का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, चाहे वो 52 का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो अगर वो कुछ बता रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उसको नोट डाउन करें। ये मत बोले ओके ये जी 70 साल पुराना एक्सपीरियंस आप हमें ना बताएं। उसका एक्सपीरियंस है, आप उसको नोट डाउन करें, अगर अच्छी है तो उसको आप इंप्लीमेंट करें। ये ना बोले मॉडर्न हॉकी, मॉडर्न हॉकी का नाम लेके हम लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। मॉडर्न हॉकी कोई हॉकी लंबी नहीं हो गई, या आइस हॉकी वो आइस हॉकी पे खेलनी शुरू नहीं हो गई। वही वेट है बॉल का, वही वही उतनी ही हॉकी लंबी है। रूल्स चेंज हुए, रूल्स को अडेप्ट करें और अपनी अपनी हॉकी को बेहतर करें। हम अपनी हॉकी को बेहतर नहीं कर रहे, हम वहीं पे स्टैटिक, वहीं पे हम वो हम थे हम थे हम थे हम थे। कोई शक नहीं है, हम फिर हो सकते हैं, लेकिन हम उतनी मेहनत करें, उतना स्ट्रगल करें। और मेरा ख्याल है जब आप कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आप अपने अंदर हिम्मत डालें कि ये करना है। कड़वा घूंट तो पीना पड़ेगा, आज नहीं पिएंगे कल पिएंगे, तो जितना जल्दी पिएंगे उतना बेहतर रिजल्ट आपको आना शुरू हो जाएगा। याजी आप जिस दिन लोधी साहब आप पाकिस्तान हॉकी ये 70वें नंबर से दोबारा से नीचे आनी शुरू हुई ना, आप देखिएगा कि ये क्या होगा। लेकिन उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? हम उस 70वां जो 17 नंबर है जो हमारा वर्ल्ड रैंकिंग का है, क्या हम उससे नीचे आने की कोई कोशिश कर रहे हैं? हम थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, हम सिर्फ थ्योरी पे चल रहे हैं। लेकिन इसको हम अनफॉर्चुनेटली सकते हैं ना, हम पॉजिटिव जी, साइड पे जा सकते हैं ना, पॉजिटिव साइड पे जा सकते हैं ना। बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे क्यों नहीं जाना चाहिए? देखें लोधी साहब, आज आप अगर फेडरेशन का एक हिस्सा हैं तो हॉकी की वजह से है ना। मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, अयाज महमूद, मेरे वाले साहब महमूद उल हसन साहब, ठीक है, तो हम हॉकी फैमिली है। ये एक हिस्ट्री है, ये एक हिस्ट्री है मेरी हॉकी की, तो मतलब मेरी फैमिली की तो हिस्ट्री है। मेरी बहन भी हॉकी प्लेयर थी, बायरा महमूद, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की फर्स्ट कैप्टन थी वो, हाँ जी ठीक है। बिल्कुल। तो हम तो हॉकी फैमिली है हमारी। और पाकिस्तान में कितनी ऐसी फैमिलीज होंगी जो हॉकी फैमिली है? एक ख्वाजा असलम साहब की फैमिली है, डार साहब की फैमिली है, जी तौकीर साहब की फैमिली है, मेरी फैमिली है, ठीक है। नसीर बुंदा साहब की एक फैमिली थी, ठीक है। मंजूर जूनियर साहब की एक फैमिली है, ठीक है। और मेरे ख्याल है अगर मैं नाम अगर मिस कर रहा हूं तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। रशीदुल हसन साहब, मंजूर सीनियर साहब, ये भी एक फैमिली है, ठीक है। लाला फजल। लाला फजल, नईम अख्तर, तो हाँ ये एक फैमिली है। हम ये हमारी पाकिस्तान हॉकी की ये हिस्ट्री है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है ये, कि इनकी अचीवमेंट्स हैं, इन्होंने हॉकी के लिए कुछ किया है। तो हम अपनी हिस्ट्री को ना भूलें। और हिस्ट्री को अगर हम सामने कहते हैं ना, आप अगर अपना पिछला भूल जाएंगे तो आप कभी आगे तरक्की नहीं कर सकते। आप अपना पिछला जरूर याद रखें और उसको लेके साथ चले, डिग्निफाइड तरीके से लेके चले। मेरा ख्याल है कि मैं फिर वही बात करता हूं कि अगर मेरे जैसा प्लेयर या मेरे जैसा इंसान अगर 18 साल की उम्र में ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत सकता है, तो इस पाकिस्तान का हर बच्चा ये काम कर सकता है और हर फील्ड में कर सकता है, प्रोवाइडेड वो नेक नियति से मेहनत करे और अल्लाह को याद जरूर रखे बीच में। याजी भाई, अब जैसे कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फंड्स भी नहीं मिल रहे और प्राइम मिनिस्टर भी स्पोर्ट्समैन है, 92 के वर्ल्ड कप के फातिहा कैप्टन है जनाब इमरान खान साहब, तो आप क्या हुकूमत से गुजारिश करेंगे इस तरह के सर वाले? बड़ी सिंपल सी गुजारिश ये है कि हमने ओलंपिक्स जीता हुआ है, हमने वर्ल्ड कप जीता हुआ है,
हमने एशियन गेम जीता हुआ है, हमने चैंपियंस ट्रॉफी। मेरे ख्याल है पाकिस्तान हॉकी की इतनी बड़ी हिस्ट्री है जो किसी भी कौम के पास नहीं है, कोई शक नहीं। किसी भी नेशन के पास नहीं है। तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसने दुनिया के अंदर पाकिस्तान का फ्लैग हमेशा बुलंद रखा है। इसको गवर्नमेंट की हमेशा सपोर्ट रही है, गवर्नमेंट की सपोर्ट से ही चलती रही है पाकिस्तान हॉकी और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और अभी भी ऐसे ही चलेगी। हाँ, अनलेस एंड अनटिल, मेरी गुजारिश ये है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो है उसकी ड्यूटी लगाएं कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फंड करे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान से पैसा कमा के बाहर लेके जाए, उनकी एक मॉरल ड्यूटी है, उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो इस मुल्क से वो पैसा कमा रहे हैं तो इस मुल्क के अंदर वो री इन्वेस्ट भी करें स्पोर्ट्स की सूरत में। जो इसने स्पोर्ट्स एक ऐसा फोरम है जिसने पाकिस्तान को हमेशा एक पॉजिटिव कवरेज दिया है, हमेशा एक अच्छा नाम दिया है। तो ये ना भूलें कि आज स्पोर्ट्स, पाकिस्तान की हॉकी दोबारा ऊपर आएगी, पाकिस्तान का स्पोर्ट्स दोबारा ऊपर आएगा तो पाकिस्तान का ही नाम एक अच्छे तरीके से लिया जाएगा। जी याजी भाई, 14 अगस्त के हवाले से आप हमारी कौम को कोई मैसेज देना चाहते हैं, और सेकंड कोविड-19 के हवाले से कोई मैसेज देना चाहते हैं? 14 अगस्त के हवाले से जी, ये मुल्क हमें अल्लाह ताला ने आजाद मुल्क दिया है, हम सबको खुशी मनानी चाहिए, लेकिन अच्छे तरीके से खुशी मनानी चाहिए। गंद ना फैलाएं अपने मुल्क के अंदर, ठीक है, और प्यार और मोहब्बत अपने बच्चों के साथ, अपने साथ वालों के साथ, हर एक के साथ रखें। और कोविड-19 के लिए मैं खुद कोविड-19 का पेशेंट रह चुका हूं। अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, जो एसओपीज दी गई हैं उसके ऊपर फॉलो करने की कोशिश करें। ये रिलैप्स भी होता है, अल्लाह ना करे कि ये किसी को बीमारी आए, लेकिन खुदा का वास्ता है अपना, अपने बच्चों का, अपने साथ वालों का जरूर ख्याल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जी हमारे साथ अय्याज महमूद साहब, 1984 की गोल्ड मेडलिस्ट। हम बहुत शुक्रगुजार हैं याजी भाई के, उन्होंने हमें टाइम दिया है और अपने ढेर सारा अपना सवालत के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया याजी भाई। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद जी, बिल्कुल।